जीतोगे तुम यह इरादा करो, जीतोगे तुम यह इरादा करो, इसलिए कोशिश ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पे विश्वास ज्यादा करो। अगर आप मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जीतेंगे जरूर। हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन हसनपुर के इस परिवार में। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं गॉस के प्रमेय से किस प्रकार हम लोग कूलम्ब के नियम तक पहुंचेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोग देख चुके थे कि लेक्चर नंबर 9 में जो है गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय को किस प्रकार प्रमाणित करते हैं ये सारा चीज सीख चुके थे। आज के वीडियो में जो है गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम तक कैसे पहुंचेंगे इस बात को सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से इस चीज को सीखेंगे। बस आपको कंसंट्रेट होके ध्यान से देखना है, सारी बातों को आपके माइंड में हटा देंगे। यहाँ पे देखिए, गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सोचिए कि कहां से चलना है, गॉस के प्रमेय से चलना है और कहां तक चलना है तो कूलम्ब के नियम तक चलना है। तो इस दोनों बात को ध्यान रखना है, तभी जो है हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ पे सोचिए, जो हमारा कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब के नियम तक पहुंचना है तो कूलम्ब के नियम में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं। कूलम्ब के नियम में कितने आवेश? दो आवेश होते हैं। तो यहाँ पे कूलम्ब के नियम तक हम लोग को पहुंचना है जिसमें दो आवेश होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दो गो आवेश ले लेते हैं। दो गो आवेश ले लेते हैं। कौन कौन सा आवेश लेंगे? तो दो आवेश, चूंकि कूलम्ब का नियम जान रहे हैं, कूलम्ब का नियम जो है वो किसके लिए काम करता है? बिंदु आवेश के लिए काम करता है। और दोनों आवेश क्या रहना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, दो गो आवेश ले लिए हैं। पहला आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। और इस दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दूरी हम लोग जो है R मान लेते हैं। यहाँ पर दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है ये हम लोग क्या मान लिए हैं? R मान लिए हैं। तो कूलम्ब के नियम को पढ़े थे, वहां पे इतना बात पता होगा कि कूलम्ब का नियम दो आवेश के लिए लागू होता है। दोनों हमारा बिंदु आवेश होना चाहिए और दोनों आवेश जो है स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो इस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस चीज को मान लिए। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि गॉस का प्रमेय किस सतह के लिए लागू होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जान रहे हैं कि गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए लागू होता है। अगर सतह हमारा बंद नहीं होगा तो गॉस का नियम जो है वहां काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको जो है हर हाल में एक बंद सतह भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि गॉस का प्रमेय लगाना है। तो गॉस के प्रमेय जो है वो किस तरह के सतह के लिए काम करता है? बंद सतह के लिए काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग को एक बंद सतह लेना पड़ेगा और बंद सतह जो है वो इस प्रकार हम लोग ले लेते हैं। गॉस का नियम चूंकि बंद सतह के लिए काम करता है, इस बात को आप लोग भली भांति जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग बंद सतह ले लिए हैं। चूंकि गॉस के नियम से चलना है तो गॉस के नियम के लिए बंद सतह तो चाहिए ही। तो यहाँ पे एक हम लोग बंद सतह ले लिए हैं। सबसे पहले कूलम्ब नियम तक प्राप्त करना था तो दो आवेश लिए थे Q1 और Q2 R दूरी पर, और गॉस के नियम से चलना है तो यहाँ पे एक हम बंद सतह ले लिए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो जो चीज किए हैं फिगर में, उस चीज को पहले हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, तो जो फिगर में ड्रॉ करते हैं इस बात को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दो गो आवेश लिए, तो क्या लिखेंगे, माना Q1 तथा Q2, माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, जिसके जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की
दूरी कितना लिए हैं, आर लिए, जिसके बीच की दूरी क्या है, आर है। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या किए हैं, गॉस का नियम लगाना है, इसलिए बंद सतह लिए हैं। और इस प्रकार बंद सतह लिए हैं कि ये हमारा जो Q1 है वो केंद्र में चला जाए, और इस बंद सतह पर जो पृष्ठ है उस पर आवेश हमारा Q2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, Q1 को Q1 को केंद्र मानकर, Q1 को केंद्र मानकर, Q1 को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला लेते हैं, आर त्रिज्या का एक गोला लेते हैं, गोला लेते हैं, जिसके सतह पर, जिसके सतह पर, जिसके सतह पर आवेश Q2 है, जिसके सतह पर आवेश Q2 है। ये सारा चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग किए हैं, यहाँ जो गोला लिए हैं इसके सतह पर आवेश क्या है, Q2 है। तो जो फिगर में किए हैं वो सारा चीज लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग गोला के सतह पर, गोला के सतह पर जो आवेश Q2 लिए हैं उस छोटे से सतह का बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा सतह है, इस सतह पर क्षेत्रफल का दिशा हमारा आगे होगा। और यहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि छोटा सा सतह लिए हैं, छोटा सा सतह लिए हैं, तो सतह को हम लोग S से दर्शाते हैं। छोटा सतह लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, तो इसको किससे दर्शाएंगे, DS से दर्शाएंगे। तो क्षेत्रफल का दिशा हमेशा सतह पर लंबवत होता है, ये बात जान गए। इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत तीव्रता का दिशा कहाँ होगा, तो आप लोग जो है इस बात को जान रहे हैं कि विद्युत तीव्रता का जो दिशा होता है, विद्युत तीव्रता का जो दिशा होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत तीव्रता का दिशा धन आवेश से दूर के तरफ होता है। तो यहाँ पर तीव्रता का दिशा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आवेश से दूर के तरफ हो जाएगा, आवेश से दूर के तरफ हो जाएगा। तीव्रता का दिशा कहाँ चला गया, आवेश से दूर के तरफ चला गया। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा विद्युत तीव्रता का दिशा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया, विद्युत तीव्रता का दिशा। तो धन आवेश से दूर की तरफ, ये सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा है, गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम तक जाना है। तो यहाँ पे शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, गॉस के नियम से शुरुआत करेंगे, और कूलम्ब नियम तक हम लोग हर हाल में पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को शुरुआत कहाँ से करना है, गॉस के प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। और आप लोग जो है इतना बात जान रहे हैं कि गॉस का प्रमेय जो होता है, गॉस का प्रमेय जो होता है क्या होता है, गॉस का प्रमेय में बताया गया था कोई भी सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस सतह के अंदर कितना आवेश है, Q1 आवेश है। तो सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बात गॉस साहब बता के गए थे। तो यहाँ पे इस फिगर में गॉस के प्रमेय से क्या लगाएंगे, फाई बराबर Q1 बट्टा में ε0 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही गॉस का प्रमेय लगाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाई बराबर, क्या लिखना है, फाई बराबर Q1 बट्टा में ε0, क्योंकि जो हमारा बंद सतह है उस सतह के अंदर हमारा आवेश क्या है, Q1 है। इसके बाद गॉस के प्रमेय में आप लोग ये भी पढ़े थे कि गॉस का जो प्रमेय है वो फाई हो गया, और फाई हमारा क्या, विद्युत फ्लक्स है। फाई विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए आप लोग जान रहे हैं कि फॉर्मूला होता है E.S। अगर हमारा सतह छोटा हुआ, सतह छोटा हुआ, तो यहाँ पे फाई बराबर E.DS लगा देंगे। और बंद सतह है
तो बंद सतह के लिए हम लोग समाकलन करते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे कि जैसे ही फाई बराबर ई डॉट एस हो गया तो यहाँ पर भी हमारा डी फाई होगा। जैसे ही दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे, अब बंद सतह है तो इसके पहचान के लिए यहाँ पे गोला लगा दिए, डी फाई के लिए हमारा फाई हो जाता है और यहाँ पर ई डॉट में डीएस हो जाता है। ये बात आप लोग पढ़े हैं। तो जहां पर फाई है वहां पर बंद समाकलन ई डॉट डीएस लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पर फाई जो नजर आ रहा है इसके जगह क्या लिख सकते हैं, बंद समाकलन ई डॉट में डीएस लिख दिए। इसके बाद हमारा Q1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, देखते जाइए बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग बिंदु गुना करेंगे तो बिंदु गुना में आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा आता है और क्षेत्रफल और इसके बाद विद्युत तीव्रता दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या है, समान है। समान दिशा मतलब दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 0 कर दिए, Q1 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। कॉस 0 का मान आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से ई डी एस बराबर Q1 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसके बाद जो है यहां से समाकलन के अंदर से ई हमारा क्या हो जाएगा, बाहर चला गया, डीएस अंदर है, फिर इसके बाद Q1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट दे दिए। और आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा समाकलन होता है dx का समाकलन x होता है, तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो Q1 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर E हमारा जैसा है वैसा ही, और S हमारा क्षेत्रफल है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देंगे तो ये 1 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और गुना में हमारा Q1 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर यहाँ देखने में ठीक नहीं लग रहा है, एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर का जगह बदल देते हैं। तो जगह जैसे ही बदल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको विद्युत तीव्रता निकल गया, ई का वैल्यू निकला। और गॉस का प्रमेय क्या है, एक प्रकार का बल होता है। गॉस का प्रमेय क्या है, बल है। तो यहाँ पर जो हमारा Q2 आवेश है, इस Q2 आवेश पर लगने वाला बल हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q2 आवेश पर क्या लिखना है, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या लिखेंगे, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। क्योंकि कूलम्ब का नियम जो है क्या है, एक प्रकार का बल है। अब बल का फॉर्मूला F बराबर क्यू ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे बताइए हम किस आवेश पर बल लगा रहे हैं, Q2 आवेश पर बल लगा रहे हैं, Q2 आवेश पर बल लगा रहे हैं। जब Q आवेश पर बल लगाएंगे तो F बराबर क्यू ई, और Q2 आवेश पर बल लगाएंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, Q2 E। तो यहाँ पर Q2 की जगह Q2 और E का मान देखिए अभी हमको निकला हुआ है 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर न होगा, क्योंकि इस दोनों का जगह बदले थे। तो इस दोनों का जगह बदले थे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को इधर, आर स्क्वायर को इधर। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 बट्टे में आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर Q1 Q2 जो है इसको इसी के साथ भेज देते हैं, 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, गॉस के प्रमेय से शुरुआत किए थे, और पहुंच कहाँ गए, कूलम्ब के नियम पे पहुंच गए। यहाँ पे यही हमारा कूलम्ब का नियम कहलाता है, बोल सकते हैं विच इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब के नियम में पढ़े थे आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R²। चले थे कहां से? गॉस के प्रमेय से। पहुंचे कहां पर हम लोग? कूलम्ब के नियम पर पहुंचे। तो उम्मीद है इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।